Hello guys, welcome to the lecture 10 of Electrostatics by Vidyamandri classes and Outnet. My name is Jitin Gupta. And guys, पिछले वीडियो के अंदर लेक्चर 9 के अंदर हमने कंडक्टर्स की बात करी थी एंड कंडक्टर्स के अंदर हमने एक स्पेशल प्रॉपर्टी देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। कैसे होती है हमने उस मैकेनिज्म को डिस्कस भी करा था लास्ट क्लास में। एंड क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, उससे कुछ कंडक्टर की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आती है और वो प्रॉपर्टीज भी हमने लास्ट में डिस्कस करी। तो गाइस, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बहुत ज्यादा डिटेल में देखी थी। वो थी शेल्स, थिन स्फेरिकल शेल्स या होलो स्फेयर्स। अगर वो कंडक्टर के बने हैं और उनके ऊपर कुछ चार्ज दे दिया जाता है या उनके अंदर कोई चार्ज रख दिया जाता है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्पेस के अंदर पोटेंशियल क्या है, ये सारे फंक्शन हमने लिखे थे। बट हमने सारी जो ये चीजें डिस्कस करी थी, ये हमने स्फेरिकल ज्योमेट्री के लिए। आज हम पहले बात करेंगे यही कंडक्टर्स की, बट जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो होगी पैरेलल प्लेट ज्योमेट्री। एंड वो डिस्कस करने के बाद we will move on to the next big topic, which is the electrostatic potential. हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था at a point is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. वो हमने डिफाइन करा था उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक, कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जो भी मेहनत हमें करनी पड़ रही है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, वो पोटेंशियल कहला रही है। तो अगर हमारे पास यूनिट चार्ज की जगह कोई दूसरा चार्ज या कलेक्शन ऑफ चार्जेस, या फिर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट है और एक पॉइंट चार्ज है, उनके सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हम डिस्कशन करना चाहते हैं वो है पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स का। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है गाइस, दिस इज अ सिंगल प्लेट, ठीक है। ये लग रहा होगा स्लैब है, बट हाँ, मैंने उसको मैग्नीफाई कर दिया। प्लेट की कुछ तो थिकनेस होगी ना गाइस, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ मेरे पास एक प्लेट थी, उसको मैं मैग्नीफाई करके देखा, तो उसकी कुछ तो थिकनेस होगी, ऑलराइट। एंड ये वो प्लेट, और फिर मैंने क्या करा, इस प्लेट को कुछ क्यू चार्ज दे दिया, ऑलराइट। आई गेव द प्लेट सम क्यू चार्ज। अब बहुत ही लॉजिकल सी बात है गाइस कि प्लेट की दो सरफेसेस हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और जो चार्ज Q है वो अपने आप को डिवाइड करेगा इन दो सरफेसेस पे। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि जो भी चार्ज होता है, एक्सेस चार्ज होता है कंडक्टर के ऊपर, वो उसकी सरफेस पे आता है, वॉल्यूम में नहीं जाता। तो इसकी वॉल्यूम में नहीं आएगा, और ये जो भी चार्ज आएगा वो लेफ्ट और राइट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एंड गाइस, क्योंकि लेफ्ट और राइट में कोई साइड स्पेशल तो है नहीं, तो हम सीधा ही बोल सकते हैं कि आधा आधा चार्ज डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अगर मैंने Q चार्ज दिया इस सिंगल प्लेट को, तो Q/2 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और Q/2 राइट साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी कर। एंड गाइस, अगर यहाँ पे मैं एक और चीज डिफाइन करना चाहूँ कि एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द प्लेट, तो यहाँ पे मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी नाम की एक चीज कि चार्ज पर यूनिट एरिया, जो हमने बहुत पहले बात करी थी, वो डिफाइन कर सकता हूँ कि एक साइड पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो कितनी आ जाएगी गाइस, दैट इज चार्ज डिवाइड बाय एरिया। ये हो जाएगा Q/2। तो Q/2A विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ द साइड्स। लेफ्ट साइड पे भी इतनी ही सरफेस चार्ज डेंसिटी है, राइट साइड पे भी इतनी ही सरफेस चार्ज डेंसिटी है। कितने के बराबर? Q/2। बट अगर मैं मान लेता हूं कि ठीक है यार, लेट्स नॉट मेक दिस अजम्पशन, ये अजम्पशन नहीं लेते हैं कि Q/2 और Q/2 आएगा। हम प्रूव करना चाहते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर कि दोनों साइड Q/2 आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे कि कुछ ऐसा मान लेते हैं कि मैंने Q चार्ज दिया और X अमाउंट ऑफ चार्ज लेफ्ट साइड पे आ गया और Q-X अमाउंट ऑफ चार्ज राइट साइड पे। और अब मुझे ये देखना है कि x की वैल्यू Q/2 होनी चाहिए, तभी जाके दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, Q/2 जाता है। एंड अगेन एरिया इज A इज द एरिया ऑफ वन साइड। तो यहाँ पे फिर मैं ऐसे मान कर सकता हूँ इसकी, ठीक है,
यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ रखा है एक्स अमाउंट का, और इस साइड पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ रखा है एक्स अमाउंट का, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो मटेरियल है प्लेट का, यहाँ पे अंदर कोई एक पॉइंट है पी, और हम इस पी पॉइंट पे सारी चीजें देखना चाह रहे हैं कि इस पी पॉइंट पे क्या होने वाला है ना। हमें पता है, स्टार्टिंग से पता है, क्योंकि पी पॉइंट यहाँ पे लिख भी देते हैं कि एज पी लाइज इनसाइड, क्योंकि पी अंदर लाई कर रहा है प्लेट के, तो एज पी लाइज इनसाइड द मटेरियल, क्योंकि वो कंडक्टर के मटेरियल के अंदर लाई कर रहा है, तो मैं सीधा ही बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी जो भी होगी वो जीरो होगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। नहीं क्लियर है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जाके लास्ट लेक्चर देखिए। ऑलराइट, तो अब हमारे पास आ गया है कि ठीक है, ये फील्ड जीरो होनी चाहिए, बट इससे हम एक्स और क्यू माइनस एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ गाइस। थोड़ा सा हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जो प्लेट है, अगर मैं देखता हूँ ये जो प्लेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी थी, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट आप लोगों के रेफरेंस के लिए, कि ये जो प्लेट थी इसकी दो सरफेसेस थी, एक लेफ्ट वाली सरफेस जिसपे कुछ चार्ज आ रखा था, और एक राइट वाली सरफेस। और क्योंकि ये प्लेट है, पतली सी प्लेट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अंदर कोई एक पॉइंट होगा, तो उसके लिए ये जो सरफेसेस हैं ये बहुत बड़ी नजर आएंगी, इनफाइनाइटली लार्ज नजर आएंगी। तो मैं ऐसे कुछ कर रहा हूं कि मैंने इस पूरी प्लेट को एक सिंगल प्लेट की जगह दो प्लेन्स, इनफाइनाइट प्लेन्स की तरह इमेजिन कर रहा हूं। एक साइड लेफ्ट वाली है, एक साइड राइट वाली है। लेफ्ट वाली साइड पे हमें पता है एक्स चार्ज है, राइट वाली साइड पे हमें पता है क्यू माइनस एक्स चार्ज है, और बीच में इन दो प्लेन्स के एक पॉइंट भी। तो इस पूरे सिनेरियो को मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूं, और अब मैं इनफाइनाइट प्लेन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर सकता हूं। मुझे पता है कि इनफाइनाइट प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ये भी हमने क्लास में प्रूव करा था गाइस जब हम गॉस लॉ डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज x है, उसका एरिया a है, तो वो गई x बाय a। एंड राइट वाली सरफेस पे क्योंकि चार्ज q माइनस एक्स है, उसका एरिया a है, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई है सिग्मा 2 बाय सॉरी q माइनस एक्स बाय a। और फिर मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स अज्यूम कर रहा हूँ मैं, दोनों को पॉजिटिवली चार्ज प्लेन्स अज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस वाली प्लेन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो राइट को आएगी, दूर की तरफ, मतलब उससे दूर जाती हुई यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगी, और वो हो जाएगी सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट गाइस। एंड ये जो राइट वाली प्लेट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने पॉजिटिव ही चार्ज अज्यूम करा है, इससे दूर लेफ्ट की तरफ होगी, और वो मैं अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, और वो हो जाएगी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन। तो अगर मैं राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया है, माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको नेगेटिव लिया है क्योंकि लेफ्ट की तरफ थी, राइट वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस q माइनस x डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट p, हम पहली बात कर चुके हैं, हम लिख भी चुके हैं, वो क्या होनी चाहिए, जीरो, दैट शुड बी जीरो। तो यहाँ पे मैं सीधे कर सकता हूँ कि ये 2a एप्सिलॉन नॉट 2a एप्सिलॉन नॉट तो गाइस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा x माइनस q माइनस x इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ तो आ जाएगा x इज इक्वल टू q, सॉरी 2x इज इक्वल टू q एंड x इज इक्वल टू q बाय। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ना, जो हमने पहले डिस्कस करा था कि हाँ यार ये वाली जो प्लेट थी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, यहीं पे इसी प्लेट को देख लेते हैं कि लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज आया था x, और x की वैल्यू कितनी है q बाई 2, तो यहाँ पे भी q बाई 2 चाहे, और यहाँ पे कितना चार्ज आया था गाइस q माइनस एक्स, और वो भी कितना हो गया q बाई, तो दोनों साइड पे q बाई 2 चार्ज, जो कॉमन सेंसिकल था, बट हमने यहाँ पे एक तरीका सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के अंदर जीरो है, उससे हम कुछ कुछ चीजें डिराइव कर सकते हैं, इन्फरेंस निकाल सकते हैं, कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं, और एक कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे तो सिंपल सा सिस्टम था, एक प्लेट
एक कंडक्टिंग प्लेट थी, इसके बारे में कुछ अमेजिंग नहीं हो रहा था। अगर एक कंडक्टिंग प्लेट की मैं बात करता हूँ तो बहुत कुछ अमेजिंग चीजें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे मैं सीधा ये भी बोल सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, कि अगर मेरे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है और मुझे बताना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अब मैं सीधा ही बोल रहा हूँ कि हाँ यार क्यू चार्ज दे दिया है, एक पतली सी प्लेट बना के इसको क्यू चार्ज दे दिया है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी? तो गाइस देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए यहाँ पे देखना है, तो मैं एक बार वेक्टर्स एरोज ड्रॉ करके दिखाया था कि हमें पता है कि यार यहाँ पे भी चार्ज आ रहा है, ये भी एक इनफाइनाइट प्लेन की तरह बिहेव कर रही है, और राइट साइड भी एक इनफाइनाइट प्लेन की तरह बिहेव कर रही है। दोनों प्लेन्स मैंने अज्यूम करा है कि पॉजिटिवली चार्ज है, क्यू बाई टू इक्वल चार्ज है, तो दोनों की फील्ड ए पे लेफ्ट की तरफ आएगी, और दोनों की फील्ड आ जाएगी, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कि एक वेक्टर जो लेफ्ट वाली सरफेस की वजह से आएगा वो आ जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है यहाँ पे? क्यू बाई टू ए, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी कितना आ जाएगा? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट गाइस, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए हो जाएगी मेरे पास 2 टाइम्स सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, और यहाँ पे लेट मी जस्ट मेक अ लिटिल स्पेस है, ठीक है, एंड मेरे पास आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है गाइस? सिग्मा है एक सरफेस पे किसी भी लेफ्ट साइड या राइट साइड पे जो सरफेस चार्ज है वो है क्यू बाई टू ए। क्यू बाई टू चार्ज, ए एरिया है, तो क्यू बाई टू डिवाइडेड बाय क्यू बाई टू ए, ये आ जाएगा क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। एंड गाइस आई होप लॉजिकली यहाँ पे दिख रहा होगा कि बी पे भी उतने ही मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड आएगी, बस बी पे क्या होगा? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, राइट को होगा एक लेफ्ट वाली सरफेस की वजह से, और राइट वाली सरफेस की वजह से भी सिग्मा बाई, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर से सेम आ जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे मैं इसको एक बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ। ऑलराइट, तो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना भी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना गया, तो अब जल्दी से एक दूसरे केस पे मूव करते हैं, थोड़ा बेटर केस पे मूव करते हैं, जहां पे हमारे पास दो प्लेट्स, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, एक के ऊपर Q1 चार्ज है, दूसरी के ऊपर Q2 चार्ज है, और अब हमारे पास देखा जाए तो दो सरफेसेस थी जब हमारे पास एक प्लेट थी, अब हमारे पास चार सरफेस, दोनों प्लेट्स के लेफ्ट और राइट साइड। तो अब मेरे पास मैंने क्या करा कि Q1 Q2 जब चार्ज दिया तो मैंने चारों फेसेस को नाम दे दिया, लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे अब देख लिया, और मेरा सबसे पहला गोल क्या है? मेरा सबसे पहला गोल है कि चार सरफेसेस हैं, चारों सरफेसेस पे चार्ज कितना आ रहा है, ठीक है, पहला गोल ये निकालना। और मैं यहाँ पे ये भी चीज वो कर देता हूँ कि ए is the area of one side of the plates, किसी भी प्लेट की एक साइड का एरिया ए, तो ये चीज हमें क्लियर है। तो मैंने क्या करा गाइस, यहाँ पे कुछ मैं चार्जेस मान सकता हूँ ना, ऐसे कि हाँ यार ठीक है Q1 Q2 है, तो इधर कुछ मान लेते हैं कि यार ये इधर कुछ चार्ज आएगा x, और इधर कुछ y, और इधर कुछ आ जाएगा u, और इधर कुछ v, और हमें पता है कि यार टोटल चार्ज कंजर्वेशन ट्रू है, तो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू Q1 एंड u प्लस v इज इक्वल टू Q2, क्योंकि टोटल चार्ज प्लेट पे लेफ्ट वाली पे Q1 है और राइट वाली पे Q2 है, बट अभी x y और u v निकालना बाकी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक अमेजिंग सी चीज करी कि एक गॉसियन सरफेस बना ली, गॉसियन सरफेस जो सिलेंडर में, सिलेंडर की शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में थी, और एक और चीज मैंने अमेजिंग करी कि जो उस सिलेंडर के फ्लैट वाले फेस है, सिलेंडर के क्या पार्ट्स होते हैं? दो फ्लैट फेस होते हैं, कर्व्ड पार्ट होता है, तो जो फ्लैट वाला पार्ट है वो खत्म कहाँ पे हो रहा है? वो कंडक्टर के मटेरियल के अंदर है। तो इस गॉसियन सरफेस का लेफ्ट वाला एंड लेफ्ट वाली प्लेट के अंदर है, राइट वाला एंड राइट वाली प्लेट के अंदर है, और कर्व पार्ट बाहर को है, ठीक है, तो ऐसी कुछ गॉसियन सरफेस की। अब हमें क्या पता है गाइस कि अगर मैं फ्लक्स थ्रू गॉसियन निकालता हूँ कि इस गॉसियन के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना है, उसको मैं नाम दे देता हूँ, कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूँ, फाई सबस्क्रिप्ट एस, तो वो क्या होगा?
वो होगा पहले तो फ्लक्स थ्रू दी फ्लैट पार्ट्स निकाल लो, फिर फ्लक्स थ्रू दी कर्व पार्ट्स निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। और इसको अगर मैं ध्यान से देखता हूँ कि पहले मैं सिर्फ फ्लक्स थ्रू दी फ्लैट पार्ट निकालता हूँ, तो फ्लक्स थ्रू दी फ्लैट पार्ट निकालना वो बहुत इजी है। कैसे? क्योंकि जो दोनों फ्लैट पार्ट हैं वो कंडक्टर के मटेरियल के अंदर लाई कर, और अगर वो कंडक्टर के मटेरियल के अंदर लाई कर रहे हैं तो कंडक्टर के मटेरियल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उसका फ्लक्स कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो उसका फ्लक्स कैसे होगा? तो हमें पता है कि फ्लैट पार्ट्स दोनों लेफ्ट और राइट साइड के थ्रू फ्लक्स है जीरो। अमेजिंग। एंड एक और अमेजिंग चीज क्या है कि जो कर्व पार्ट है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जो भी होगी या तो वो लेफ्ट को होगी या तो वो राइट को होगी, इसके थ्रू कुछ क्रॉस करती हुई नहीं जा रही होगी, तो इसके थ्रू भी कोई वो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के कर्व सरफेस के पैरेलल है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको काट के नहीं जा रही, क्रॉस करके नहीं जा रही है, तो देयर इज नो फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स नहीं है हमारे पास कर्व्ड पार्ट के थ्रू भी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि फ्लक्स थ्रू दी कर्व्ड पार्ट इज आल्सो जीरो। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया? फाई एस, जो इन दोनों का सम था वो भी जीरो आ गया। और अगर फाई एस जीरो आ गया गाइस, तो गॉस लॉ हमें क्या बोलता है? गॉस लॉ हमें सीधा ये बोलता है कि यार अगर फ्लक्स जीरो है और फ्लक्स होता है क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स जीरो है, तो यहाँ से एक लॉजिकल कंक्लूजन तुम सीधे निकालोगे कि क्यू एनक्लोज्ड भी जीरो है। इससे कुछ अमेजिंग निकला? यस। क्या अमेजिंग निकला गाइस? कि अगर मैं यहाँ पे कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी इस वाली सरफेस की कुछ सिग्मा 1 मान लेता हूँ और इस वाली सरफेस की कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 मान लेता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज एनक्लोज है, ये गॉसियन सरफेस अपने अंदर कुछ चार्ज बंद कर रही है। और वो कौन सा चार्ज होगा? देखो यहाँ पे ये जो चार्ज आएगा वो तो इसकी सरफेस पे आएगा ना, ये प्लेट की ये वाली सरफेस, और यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ पार्ट ऑफ द चार्ज इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है इस पे जो भी चार्ज होगा वो गॉसियन के अंदर आ रहा है, राइट? एंड सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ चार्ज आ रहा है और इस गॉसियन के अंदर यहाँ वाला पार्ट चार्ज एनक्लोज हो पा रहा है। और ये चार्ज कितने हैं? ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो चार्ज एनक्लोज हो रहे हैं गॉसियन सरफेस के अंदर, वो कितने कितने हैं? तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यार इसका एरिया कुछ है, मान लेते हैं कि कुछ एस है फ्लैट पार्ट का, कि एस तो चलो हमने नाम दे दिया था, मैं कुछ मान लेता हूँ कि एरिया ऑफ ये फ्लैट पार्ट का ए एस मान लेता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास कितना आ जाएगा गाइज? यहाँ पे सोचना पड़ेगा, चार्ज एनक्लोज, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इस पूरी चीज से हमें पता चलेगा कि क्यू एनक्लोज्ड शुड बी इक्वल टू, ध्यान से देखो, लेफ्ट वाली सरफेस पे सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी है और हमने कितना एरिया अंदर एनक्लोज करा है, उसके कितना एरिया ऑफ प्लेट गॉसियन के अंदर लाई कर रहा है, एएस के बराबर ही, तो कितना चार्ज आ जाएगा? दैट विल बी सिग्मा 1 इनटू एएस। एंड फिर राइट वाली प्लेट के लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि वो हो जाएगा सिग्मा 2 इनटू एएस, और हमें पता है ये चीज जीरो है, तो यहाँ से मेरे पास एक सिंपल रिजल्ट आ जाएगा कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस। तो लेफ्ट वाली साइड पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, राइट वाली साइड पे उसकी नेगेटिव सरफेस चार्ज, और क्योंकि एरिया दोनों साइड के सेम है, तो मैं एक और चीज बोल सकता हूँ कि लेफ्ट साइड पे जितना चार्ज है राइट साइड पे उतना ही चार्ज है, बट उसका ऑपोजिट है, ठीक है साइन। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इससे, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइस, और ये क्योंकि हमने गॉस लॉ से निकाली है, ये हर जगह वैलिड होगी, हमेशा वैलिड होगी, क्योंकि गॉस लॉ इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे मेरे पास एक आ जाएगा कि charges on the two surfaces, two parallel surfaces facing each other are always equal and opposite in, sorry, the charges are equal and opposite in sign, equal in magnitude and opposite in sign. तो अगर मेरे को यहाँ पे पता है कि एक प्लेट है और इस साइड पे +1 कूलम चार्ज है, तो इस पे -1 कूलम चार्ज होगा। ये लॉजिकल डिडक्शन हम हमेशा सीधा ही बोल सकते हैं क्योंकि गॉस लॉ के बेसिस पे।
तो एक तो सॉर्ट ऑफ रिलेशन बना, एक और नई इक्वेशन आ गई कि यार यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो ये u और y, अगर इनकी बात करता हूँ यहाँ पे, तो u और y के अंदर गाइस y इज इक्वल टू माइनस क्यू, या फिर u इज इक्वल टू माइनस, मैग्नीट्यूड सेम साइन ऑपोजिट। कमिंग बैक, अभी भी हमने एक्स वाई और यूवी की इंडिविजुअली वैल्यूज नहीं निकाली है, हम अभी तक नहीं निकाले। एक और कुछ हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि देखो, अब मैं कुछ चार्ज लिखने की कोशिश करता हूँ कि इधर कुछ एक्स चार्ज आया, ठीक है, तो इधर अगर कुछ एक्स चार्ज आया था तो हमें पता है कि यहाँ पे जो बचा हुआ चार्ज है, टोटल चार्ज Q1 है, तो यहाँ पे जो चार्ज आया होगा, अगर मैं उसको लिख दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज आना चाहिए Q1 माइनस एक्स। एंड क्योंकि अभी हमने गॉस लॉ से प्रूव करा है कि इसकी जो सामने वाली सरफेस है, इस पे इसी मैग्नीट्यूड का चार्ज बट साइन में ऑपोजिट चार्ज आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस Q1 चार्ज। एंड हमें पता है कि इस पूरी प्लेट पे Q2 चार्ज है, तो यहाँ पे इसकी राइट वाली सरफेस पे कितना चार्ज आ जाना चाहिए, राइट वाली सरफेस पे Q2 माइनस दिस आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे बन जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस। तो ये हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। और अगर ये हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें बस अब एक वेरिएबल सॉल्व करना है, वो कौन सा वेरिएबल है, एक्स। फिर से मैं वही चीज करूंगा जो मैंने बहुत पहले करी थी, स्टार्टिंग में करी थी, कि यहाँ पे इस प्लेट के मटेरियल के अंदर कोई एक पी पॉइंट ले लेते हैं, और हम बोल सकते हैं क्योंकि ये मटेरियल के अंदर लाई कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो मैं हर जगह जो हर सरफेस पे चार्ज आया है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ यहाँ पे, और फिर उसको जीरो कर दूंगा, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल एक्स में डील कर रही है। तो लिख के देखो, तो यहाँ पे जब मैं पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो ध्यान से देखना गाइस कि एक तो ये जो सरफेस 1 थी, इसके ऊपर मैं हर जगह पॉजिटिव मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि Q1 की वैल्यू कितनी है, मुझे नहीं पता एक्स की वैल्यू कितनी है, मुझे नहीं पता Q2, तो मेरे लिए सेफ अजम्पशन क्या है कि सबको पॉजिटिव मान, और फिर जो कुछ नेगेटिव होगा तो अपने आप वो चीज रीएडजस्ट हो जाएगी ना, कि अगर Q1 माइनस एक्स नेगेटिव हुआ तो फिर अपने आप ही साइंस चेंज हो जाएंगे और अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटो करेक्ट हो जाएगी। जो मैंने जो पॉजिटिव मान के चीजें लिखी होंगी वो अपने आप ऑटो करेक्ट आएंगी, तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, और ऑल दो अमेजिंग सी बात है कि यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, बट कोई नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या है, अपने आप ही वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बार पॉजिटिव ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट हर जगह मैं पॉजिटिव अज्यूम कर, देखते हैं इससे क्या हो सकता है। तो मैं राइट वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेता हूँ, तो कोई भी वेक्टर जो राइट को होगा वो पॉजिटिव होगा, और कोई भी वेक्टर जो लेफ्ट को होगा वो नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी देखना है गाइस, प्लीज ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो चार्ज है लेफ्ट वाली सरफेस पे, सरफेस 1 पे, उसकी वजह से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को आएगी, और उसकी वैल्यू होगी x डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है वहां पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, x बाय, और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है एक इनफाइनाइट। जो राइट वाली सरफेस है, ये वाली जो सरफेस 2 है बेसिकली हमारे पास, सरफेस 2, सरफेस 2 की वजह से, क्योंकि मैं उस पर पॉजिटिव ही अज्यूम कर रहा हूँ चार्ज, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस Q1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई Q1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से हो गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट को हो गई तो इसलिए मैंने नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो वो हो जाएगी गाइस मेरे पास माइनस ऑफ x माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन, क्योंकि मैंने इसको भी पॉजिटिव मान लिया है, अपने आप x माइनस Q1 तो नेगेटिव वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना गाइस, कि अगर Q1 माइनस एक्स मैंने पॉजिटिव माना है तो x माइनस Q1 अपने आप ही नेगेटिव होगा, बट मैं उसको भी पॉजिटिव लेके ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, बट अपने आप ही सारी चीजें ऑटो करेक्ट हो रही है। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, ऑलराइट, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास फिर जो राइट वाली सरफेस है, एक्सट्रीम राइट जो सरफेस 4 है, उसकी वजह से आ जाएगी माइनस Q2 प्लस Q1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन। एंड गाइस यहाँ पे अमेजिंग सी बात है कि ये दोनों क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट ही हो जाएगी बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, तो ये कैंसिल आउट हो गई, मेरे पास सिंपल सा एक आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन, क्योंकि 2 एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर सेम है, तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो, तो x माइनस
Q2 प्लस Q1 माइनस x इज इक्वल टू 0। और यहाँ से गाइस सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी Q1 प्लस Q2 होल डिवाइड बाय। तो ये क्या आया है मेरे पास, ध्यान से देखते हैं। टोटल चार्ज इस सिस्टम पे कितना था, टोटल चार्ज इस सिस्टम पे था Q1 प्लस Q2, और लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कितना चार्ज आया है देखते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, मेरे पास दो प्लेट्स थी, इधर x चार्ज आना था, तो x चार्ज की वैल्यू हो गई Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इसके ऊपर Q1 चार्ज था टोटल, तो यहाँ पे चार्ज आ गया है Q1 माइनस Q2 बाई 2। Q1 में से इसको घटाओगे तो ये बचेगा, और फिर इधर आ जाएगा Q2 माइनस Q1 बाई 2, और इसके ऊपर टोटल चार्ज था Q2, तो इधर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई। तो एक तो बाहर वाली सरफेसेस पे बराबर चार्ज आया है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे बराबर चार्ज आया है, और वो कितना है, वो कितना है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे एक और जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, एक जनरल रिजल्ट लिख सकते हैं कि the charges on the outermost surfaces of a parallel plate conductor system is always equal to total charge on the system divided by 2। टोटल चार्ज कि अगर मैं यहाँ पे इसको जनरलाइज करता हूँ कि मेरे पास एक या दो या तीन नहीं, मेरे पास n प्लेट्स हैं, 1 2 3, और यहाँ पे n प्लेट्स हैं, और सारी प्लेट्स पे मुझे चार्ज पता है Q1 Q2 Q3 एंड Qn। तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि जो लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम जो फेस है मेरी, उन पे कितना चार्ज आया होगा, इधर भी आया होगा Q1 प्लस Q2 अप टिल Qn, टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2, और राइट वाली साइड पे भी कितना आया होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Qn डिवाइडेड बाय 2। और ये कैसे बोल सकते हैं गाइस, क्योंकि हमने देखा था ना कि देखो टोटल चार्ज पूरे सिस्टम में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो ट्रू है, तो टोटल सिस्टम पे जो चार्ज है वो कितना हो गया, इन सारे चार्जेस का सम। बट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे जो चार्ज होंगे जो इनकी अंदर वाली सरफेस पे होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे चार्ज स्टोर 0, इसके अंदर चार्ज स्टोर 0, तो ऐसे अंदर वाली जो प्लेट्स के सेटअप है उनके अंदर जो चार्ज जो स्टोर हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो जो टोटल चार्ज है वो कहाँ पे जाके सेटल कर सकता है, लेफ्ट वाला एक्सट्रीम और राइट वाला एक्सट्रीम, और बस उसमें क्या होता है, दोनों आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं, आधा चार्ज लेफ्ट एक्सट्रीम फेस ले लेता है और आधा चार्ज राइट एक्सट्रीम। तो ये चीज एक बहुत ही जनरल रिजल्ट है, गॉस लॉ की वजह से ये भी। तो अब हम बहुत ही जल्दी, कभी भी हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख पाएंगे यही रूल्स यूज करके, कि अगर यहाँ पे x चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे माइनस x चार्ज आएगा, और बाहर वाली सरफेसेस पे टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय 2r। तो गाइस ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पैरेलल प्लेट सेटअप में। बस अब एक फाइनल चीज लिख लेते हैं कि अगर अब ये चार्जेस हमें पता है कि Q1 और Q2 है, तो ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं स्पेस के अंदर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे जल्दी से वो देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा था कि इसके ऊपर आ गया है Q1 प्लस Q2 बाई 2 चार्ज, इधर भी Q1 प्लस Q2 बाई 2 चार्ज, और यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बाई 2, और इधर Q2 माइनस Q1 बाई 2 चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड बी बतानी है, ए बतानी है, सी बतानी है, तो पहले ए से शुरू करते हैं। और यहाँ पे गाइस ध्यान देना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे अगर मैं देखता हूं इस वाले पॉइंट पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिर्फ सरफेस 1 और सरफेस 4 की वजह से आएगी, क्योंकि 2 और 3 ऑपोजिटली चार्ज होंगे, तो वहां पे अगर 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से लेफ्ट को आ रही है यहाँ पे, तो 3 की उतनी ही राइट को आएगी, और इनकी 2 और 3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ऑलराइट, तो हमें पता है कि बस हमें ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है वो सिर्फ बाहर, सबसे बाहर वाली सरफेस की वजह से लिखनी है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि देखो इसकी वजह से कितनी आएगी, Q1 प्लस ये सरफेस 1 की वजह से वो आ जाएगी माइनस, क्योंकि मैं राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो हो जाएगी माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2 डिवाइडेड बाय
ये तो चार्ज हो गया, डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड, तो ये क्या आ जाएगा गाइस, एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, तो ये लिख रहा हूँ मैं 2a एप्सिलॉन, तो कंफ्यूज मत होना, a ये चीज प्लस एरिया इज सिग्मा एंड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक 2 एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है। चार्ज तो गाइस q1 प्लस q2 बाय 2 है ना, और चार्ज बाय एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक। सिमिलरली जो ये वाला चार्ज है ये भी पॉजिटिव ही है, और इसकी वजह से भी ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो लेफ्ट को अज्यूम करते हुए आ जाएगी माइनस q1 प्लस q2 बाय 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन, और ये फिर क्योंकि ये दोनों टर्म सेम ही है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस q1 प्लस q2 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है ए पे। बी पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बी गाइस, बी पे देखना है। अब बी पे क्या है कि 1 और 4 की बात करते हैं, 1 भी पॉजिटिव चार्ज है, 4 भी पॉजिटिव चार्ज है, बट इन दोनों की वजह से जो फील्ड आएगी पी पे, सॉरी बी पे, वो क्योंकि सेम ही चार्ज है, एक की लेफ्ट को आएगी तो एक की राइट को आएगी, तो 1 और 4 की इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। बी पॉइंट पे ध्यान से सोचोगे तो 1 और 4 जो सबसे वाली बाहर की सरफेसेस हैं उनकी फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी, और मैं बी पे फील्ड फिर सीधा ही लिख पाऊंगा कि 2 और 3 की वजह से आएगी। और 2 और 3 की वजह से क्यों आएगी, क्योंकि 2 अगर पॉजिटिव है तो उसकी फील्ड राइट को आएगी, एंड 3 अगर नेगेटिव है तो उसकी भी फील्ड राइट को आएगी, तो ये दोनों ऐड अप होंगे, तो 2 और 3 की फील्ड बी पे ऐड होंगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार ध्यान से कि हो जाएगी q1 माइनस q2 बाय 4a एप्सिलॉन, एंड आई होप समझ आ रहा है 4 क्यों आ रहा है। q1 माइनस q2 बाय 2 इज चार्ज, एरिया से डिवाइड करूंगा सरफेस डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसकी वजह से जो फील्ड आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी माइनस ऑफ q2 माइनस, क्योंकि इसको भी मैं अगेन, अब वही अमेजिंग सी बात है कि ऑल्दो मुझे पता है नेगेटिव, बट मैं इसको भी पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हुए लिख रहा हूँ, अपने आप ही वो नेगेटिव बन जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे 4a एप्सिलॉन, तो ये नेगेटिव साइन जब मैं लगा दिया तो ये अपने आप ही गाइस q1 माइनस q2 बन जाएगा ना, और यहाँ पे फिर से आ जाएगा q1 माइनस q2 डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन। मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ बिकॉज दिस माइट बी क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन योर हेड, तो मैं एक बार कर कि जैसे अगर यहाँ पे x चार्ज है तो मुझे पक्के से पता है यहाँ पे माइनस x चार्ज है, और ये b पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमें पता है कि x की वजह से यहाँ पे फील्ड राइट को आएगी और माइनस x की वजह से भी राइट को आएगी, बट मैं जानते हुए कि माइनस x नेगेटिव होगा अगर x पॉजिटिव होगा, मैं जानबूझ के माइनस x को पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। वो बहुत वियर्ड चीज है, बट देखो एक बार, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट b इज x बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, जो इसकी वजह से आया, और फिर माइनस एक्स की वजह से देखूंगा, इसको मैं पॉजिटिव मान, माइनस एक्स को पॉजिटिव मान, ठीक है। तो ये ध्यान देखना, अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं तो इसकी फील्ड में कहा किस डायरेक्शन में लूंगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ ये एक्स की वजह, तो इसको जब मैं पॉजिटिव मानूंगा तो इसकी वजह से फील्ड में लेफ्ट को लूंगा, तो लेफ्ट को तो नेगेटिव होगी फिर फील्ड, क्योंकि राइट वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्या आ जाएगी माइनस ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये अपने आप ही जब मैं सारी चीजों को पॉजिटिव लो करता हूँ वो अपने आप ही ऑटो करेक्ट हो रहा है, और ये माइनस माइनस मिलके वो फिर से सारी चीजें सही हो जा रही हैं, और सही होते ही ये दोनों ऐड हो गई फिर से, जो हम बोल रहे थे कि ऐड हो जानी चाहिए एक्स बाय ए। तो ये चीज पे थोड़ा ध्यान देना है कि मैं हर चीज को पॉजिटिव ट्रीट करते हुए लिख रहा हूँ सारी चीजें, क्योंकि वेरिएबल्स है, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये मेरे पास आंसर आ गया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी लिखना है गाइस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी देखना है, तो सी पे फिर से मैं बोल सकता हूँ कि 2 और 3, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस होंगे, तो यहाँ पे जो सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दोनों की वजह से वो 0 हो जाएगी, और सिर्फ 1 और 4 की वजह से देखना है, और 1 और 4 की फील्ड सी पे दोनों की राइट को आएगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी एस q1 प्लस q2 बाय 4a एप्सिलॉन नॉट 1 की वजह से, प्लस q1 प्लस q2 डिवाइड बाय 4a एप्सिलॉन नॉट, वो भी 4 वाली सरफेस की वजह से, और यहाँ पे फिर से आ जाएगा प्लस q1 प्लस q2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन, क्योंकि 1 और 4 की यहाँ पे फील्ड ऐड हो रही है और वो राइट को है, तो मेरे पास हर पॉइंट इन स्पेस पे इलेक्ट्रिक आ गई है, ए पॉइंट पे आ गई है, बी पॉइंट पे आ गई है, एंड सी पॉइंट। तो आई होप दिस इज क्लियर गाइस, ठीक है।
तो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ पैरेलल प्लेट। 2 से ज्यादा प्लेट्स वाले जो क्वेश्चन होंगे हम ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट बिग टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर ली है ऑलरेडी। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो मेरे दिमाग में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्या है इस चीज का, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने मेहनत करी है, वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम, इस सिस्टम को बनाने में, इस सिस्टम को बनाने में हमने कितनी मेहनत करी है, द वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम, जितनी भी हमने मेहनत करी है इसको जोड़ने में, इसको मतलब ये पूरी सिचुएशन क्रिएट करने में, वो हमारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज दिए हैं, Q और स्मॉल q, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो r डिस्टेंस की है। तो मुझे इस सिस्टम की, किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की बात नहीं होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की होती है कि इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी है। तो मैं ऐसा देखता हूं कि पहले मेरे पास एक खाली यूनिवर्स था, दिस इज अ वॉइड यूनिवर्स, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई चार्ज नहीं। और फिर जब कोई चार्ज नहीं था तो फिर मैं यहाँ पे ये कैपिटल Q चार्ज लेके आया इन्फिनिटी से। तो जब मैं इसको इन्फिनिटी से लेके आया कैपिटल Q चार्ज को, तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा, 0, क्योंकि मुझे कोई धक्का नहीं दे रहा था ना, कोई अपोज नहीं कर रहा था, मैं किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहा था, तो मुझे कोई मेहनत नहीं लगी इसको यहाँ पे पटक। बट अब मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, तो ये क्या करेगा, अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। और अब अगर मैं इसके पास कोई चार्ज लेके आना चाहूंगा तो वो इस ये वाला चार्ज उसको धक्का देगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज प्लस स्मॉल q चार्ज इन्फिनिटी से इसके यहां पे लेके आना चाहूंगा, जो r डिस्टेंस है वो होगा, ऑलराइट। बट इस बार जब मैं लेके आऊंगा तो मुझे ऑपोजिशन मिलेगा, क्योंकि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसको धक्का दे रही है राइट को, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, लेफ्ट को फोर्स लगानी पड़ेगी इसको लाने के लिए इन्फिनिटी से इस पॉइंट। तो अब मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत कितनी होगी सोचते हैं। गाइस हम डिराइव कर चुके हैं कि पोटेंशियल, अगर भूल गए हो कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पे Q था और यहाँ पे एक पॉइंट P था r डिस्टेंस से, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P वाज KQ बाय कैपिटल R, और वो क्या था, वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to P, स्लोली धीरे से हमें लेके आना है, और P इंफिनिटी से P पे लेके आना है। तो एक कूलम चार्ज लाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, KQ बाय R। तो अगर मैं एक की जगह 2 यूनिट लेके आऊंगा तो फिर मुझे डबल दी मेहनत करनी पड़ेगी, 3 यूनिट लेके आऊंगा तो मुझे ट्रिपल दी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर मैं Q यूनिट्स लेके आऊंगा इंस्टेड ऑफ 1 यूनिट, तो मेरे को Q टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई होप ये समझ आ रहा है कि मैं लिख सकता हूँ कि अब जो मुझे वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन बाय S, जिसको मैं अब आगे बुलाने लगूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कितना हो जाएगा गाइस, एक चार्ज को लाने में, एक यूनिट चार्ज को लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, पोटेंशियल के बराबर। और मैं बट एक की जगह कितना लेके आया हूँ, Q, तो यूनिटरी मेथड से Q टाइम्स Vp which will be equal to K capital Q by R. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको हमें याद रखना है कि अगर मेरे पास 2 चार्जेस हैं, एक कैपिटल Q एक स्मॉल q, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन इज R, तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, सिस्टम की, सिर्फ स्मॉल q या सिर्फ कैपिटल Q, इन दोनों के सिस्टम को बनाने में, इन दोनों को इस डिस्टेंस पे रखने में जो हमें मेहनत करनी पड़ी, कोई उल्टा भी सोच सकता था कि पहले मैं स्मॉल q लेके आया फिर कैपिटल Q लेके आया तो कितनी मेहनत करें, तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है एक सिंगल चार्ज के लिए कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये, और इसको कई बार हम डेल U से लिख देते हैं, U पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी को K से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दिस। बट अब मेरे पास 2 की जगह 3 चार्ज हुए, 4 चार्ज, 5 चार्ज हुए, तो कैसे करें वो देखते हैं।
बट इससे पहले क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस, एक है Q और M। Q चार्ज बता रहा है, M मास बता रहा है। एक दूसरा चार्ज है 2Q और 2M, और इन दोनों को मैंने रेस्ट से रिलीज करा है, बोथ आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और इनके बीच की सेपरेशन इज L, और इनिशियली इन दोनों की स्पीड 0 है। फिर हमसे पूछा गया कि अगर इनके बीच की सेपरेशन बढ़ जाती है और सेपरेशन चेंज होगी, QM थोड़ा लेफ्ट को मूव कर जाता है, 2Q 2M थोड़ा राइट को मूव कर जाता है, और इनके बीच की जो फाइनल सेपरेशन है वो 2L हो जाती है। तो इस इंस्टेंट पे, क्योंकि इनके ऊपर फोर्स लग रही थी, Q वाले पार्टिकल पे लेफ्ट को फोर्स लग रही थी, 2Q वाले पे राइट को, तो ये एक्सेलरेट कर रहे हो। एक्सेलरेट करेंगे तो इन्होंने कुछ स्पीड इकट्ठी कर ली होगी, तो Q वाले पे कुछ V1 स्पीड आ गई होगी और 2Q वाले पे कुछ V2 स्पीड आ गई होगी। हमें ये दो स्पीड्स निकालनी है जब इनके बीच की सेपरेशन 2L। और अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी लिखना आता है, हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम की वो कंजर्व रही, क्योंकि बाहर से किसी ने पूछा है। यहाँ पे लिख देते हैं कि as there is no external force on the system, the total mechanical energy of the system remains conserved. और अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं कर रही है, तो बोल सकते हैं कि इनिशियल स्टेट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालो, फाइनल स्टेट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालो, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो तुम्हारे पास जो भी चीज तुम्हें चाहिए वो निकल जाएगी। कैसे? ये देखो, अगर मैं इनिशियल सिस्टम की देखता हूँ, इनिशियल सिस्टम में दोनों की स्पीड 0 थी, ये इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट के अंदर दोनों की स्पीड 0 थी और सिर्फ सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज K Q into 2Q डिवाइड बाय सेपरेशन L। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? 0, क्योंकि दोनों रेस्ट से रिलीज कर। सिमिलरली अगर मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बात करता हूं तो हो जाएगी K Q 2Q डिवाइड बाय सेपरेशन फाइनल 2L। एंड फाइनली कुछ काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि दोनों की स्पीड्स है कुछ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 का स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, और इन दोनों का सम ये हो गई इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, और इन दोनों का सम हो गई फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और ये हमारे पास आ जाएगा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ UI के बराबर है, तो आ जाएगा 2KQ स्क्वायर बाय L प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनली जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो है KQ स्क्वायर बाय L। इसको यहाँ पे देख सकते हैं, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की है हमारे पास आ जाएगा गाइस यहाँ पे वो करके हाफ, या फिर M कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा हाफ M कॉमन ले लेते हैं, बेटर रहेगा, तो V1 का स्क्वायर प्लस 2V2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो मेरे पास दो अननोन है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा कि V1 का स्क्वायर प्लस 2V2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आई होप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। जब मैं 2KQ स्क्वायर बाय L में से KQ बाय स्क्वायर L माइनस करूंगा तो KQ स्क्वायर बाय L बचेगा, और फिर 2 को ऊपर ले आऊंगा, M को नीचे ले आऊंगा, तो मेरे पास आई होप सबको दिख रहा है, दैट विल बी 2KQ स्क्वायर बाय ML बचेगा। तो एक इक्वेशन आई है मेरे पास यहाँ पे V1 और V2 के अंदर, और मुझे सॉल्व करना है V1 V2, दो वेरिएबल है, तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए। एक और इक्वेशन कहां से बनेगी गाइस? द अदर इक्वेशन दैट वी विल गेट इज, इट विल बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि as there is no external force, we can also conserve
द लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम गाइस इनिशियली कितना है, इनिशियली दोनों की स्पीड 0 है, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है 0। फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है गाइस, फाइनल लीनियर मोमेंटम है, अगर मैं राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं तो वो जाएगी 2mv2, क्योंकि वो राइट को थी उसकी वेलोसिटी, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और लेफ्ट वाले पार्टिकल की वेलोसिटी लेफ्ट को है तो वो माइनस में आएगी और वो हो जाएगी -mv, और ये भी 0 होना चाहिए क्योंकि pf इज इक्वल टू pi। तो यहां से मेरे पास एक और रिजल्ट आ जाएगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा कि v1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स v2, ऑलराइट। एंड अगर v1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स v2 तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ गाइस कि v1 का स्क्वायर प्लस 2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2kq स्क्वायर बाय ml, और फिर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ v1 इज इक्वल टू 2v2, यहाँ पे आ जाएगा 4v2 का स्क्वायर प्लस 2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2kq स्क्वायर बाय ml। यहाँ पे सॉल्व करके मेरे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी, एंड आई होप सबको दिख रहा है ये आ जाएगी गाइस अंडर रूट ऑफ kq स्क्वायर बाय 3ml, एंड फिर v1 की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ kq स्क्वायर बाय 3। तो एनर्जी से कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। अगर मैं डायनेमिक्स के थ्रू करता, F इज इक्वल टू ma लिख के फिर मैं इसकी काइनेमैटिक्स कुछ सॉल्व करने की कोशिश करता तो बहुत डिफिकल्ट होती, बहुत टाइम लगता, बट ये वाला पार्ट इज रिलेटिवली इजियर। हम एनर्जी को यूज करके मोशन के बारे में कुछ कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते। मूविंग, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है गाइस। अब जल्दी से बात करते हैं सिस्टम ऑफ मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस, हमारे पास एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज है सिस्टम के अंदर, तब हम उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। और फिर से मैं वही सोच रहा हूँ कि असेंबल करते हैं ना इसको, कि एक एक करके चार्ज लेके आते हैं, कि अगर मैं पहले ऐसे करता हूँ कि ये मेरा ऑर्डर ऑफ चार्ज लेके आने का है, कि पहले इसको लेके आया, सेकंड इसको लेके आया, तीसरा इसको लेके आया, चार्ज इसको लेके आया, चौथा जो लास्ट में लेके आया वो इसको लेके आया, तो लिखना शुरू करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो होगा हमारी कितनी मेहनत लगी, तो 1 को लेके आने में कितनी मेहनत लगी, 0। फिर 1 आ चुका है, अब 2 को लेके आने में कितनी मेहनत लगी होगी 1 की प्रेजेंस में, वो हो जाएगी गाइस, अगर इसकी साइड लेंथ यहाँ पे मुझे कुछ दे रखी है, मान लेते हैं कि a साइड लेंथ दे रखी है और सिर्फ मुझे इसकी प्रेजेंस में इसको लेके आना है, तो मैं लिखूंगा वो हो जाएगी kq into 2q डिवाइडेड बाय सेपरेशन विच इज a। तो अब मैं इन दोनों को लेके आ चुका हूँ, 2 पॉइंट चार्जेस को लेके आ चुका हूँ, मेरे सिस्टम में 2 पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं और मैं इतनी मेहनत कर चुका हूँ उसको लाने में। अब मुझे इन दोनों के रहते रहते ये तीसरा वाला लेके आना है इन्फिनिटी से, ऑलराइट, यहां से यहां लेके आना है, तो मुझे जो मेहनत करनी पड़ेगी इसके अगेंस्ट भी करनी पड़ेगी और इसके अगेंस्ट भी करनी पड़ेगी, बट अमेजिंगली मैं पहले देख सकता हूँ कि इसके अगेंस्ट कितनी मेहनत करी और फिर देख सकता हूँ इसके अगेंस्ट कितनी मेहनत करी इंडिविजुअली अलग अलग से, और फिर दोनों को ऐड कर सकता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा, देखते हैं यहाँ पे कि पहले मैं 1 और 3 इसकी प्रेजेंस में इसको लेके आना चाह रहा हूँ इन्फिनिटी से, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी गाइस, देखते हैं एक बार। वो मेहनत हो जाएगी मेरी प्लस के इनटू चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट Q और 3Q, एंड गाइस इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, √2a, यहाँ पे आ जाएगा √2a, एंड फिर इसकी प्रेजेंस में इसको लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, तो वो अलग से कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, वो वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, वो हो जाएगी गाइस प्लस के इंटू 2Q इंटू 3Q, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन है a, ठीक है। तो अब मैं 3 चार्जेस को लेके आ चुका हूं, यहाँ पे ये तीनों आ चुके हैं, और अब इन तीनों की प्रेजेंस में इस चौथे चार्ज को लेके आना है, तो चौथे चार्ज को लेके आना है, तो मैं लिखूंगा कि पहले सिर्फ 1 होता और मैं 4 को लेके आता तो कितनी मेहनत करनी पड़ती, हो जाती k इंटू क्यू इंटू 2Q डिवाइडेड बाय इनके बीच की सेपरेशन है। फिर अगर सिर्फ 2 होता और 4 को इन्फिनिटी से लेके आना होता तो कितनी मेहनत करनी पड़ती, तो मुझे मेहनत करनी पड़ती k इंटू 2Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाय √2a, एंड फिर लास्टली 4 को अगर सिर्फ 3 की प्रेजेंस में इन्फिनिटी से लेके आना होता तो कितनी मेहनत करनी पड़ती, हो जाती प्लस k इंटू 2Q इंटू 3Q डिवाइडेड बाय। तो ये मेरे पास, अब मैंने सारी मेहनत निकाली है जो मुझे करनी पड़ी है इस पूरे सिस्टम को असेंबल करने में, क्रिएट करने में, राइट, तो वो हो जाएगी मेरे पास एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू गाइस
कितनी आ जाएगी, एक बार देख लेते हैं सारी टर्म्स को वो करके। 2 k² बाय ए प्लस 3 k² बाय √2 प्लस 6 k² बाय ए प्लस 2 k² बाय ए प्लस 4 k² बाय √2a प्लस 6 k² बाय ए। तो देखते हैं क्या क्या टर्म्स ऐड हो रही है यहाँ पे। k² बाय कॉमन निकाल लेते हैं। तो गाइस जिनके अंदर √2 नहीं है वो तो सारी ऐड हो जाएंगी। 2 + 6 + 6 + 2, तो 4 + 12, 4 + 12 कितना हो जाएगा? 4 + 12 इज 16, 16 + 3 + 4 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 + 7 बाय √2। ये मेरी पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। सो गाइस जब भी मैं सोचता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो मैं असेंबली सोचता हूँ कि कैसे मैं असेंबल कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे मेरे ख्याल से, कि अगर हम असेंबली के थ्रू देखेंगे तो हम कोई टर्म लूज नहीं करेंगे और बढ़िया से लिख पाएंगे। ऑल्दो बहुत और तरीके भी है, जैसे मैं एक और तरीका यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देख लो कि हमें एक पेयर की वजह से लिखना आता है ना। कि हमें एक पेयर की वजह से, ऑल्टरनेटिवली कि हमें एक पेयर ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम देखता हूं तो वन 3 पेयर्स बना सकता है। एक ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। तो सारे पेयर्स की वजह से लिख लेते हैं। तो वन के जितने भी पेयर्स बनेंगे उनकी लिख लेते हैं। तो हो जाएगा KQ बाय, सॉरी, पहला आ जाएगा KQ इंटू 2Q डिवाइड बाय ए। ये 1 और 2 का तो K इंटू 2Q इंटू 3Q डिवाइडेड बाय ए। और फिर 2 और 4 के पेयर के लिए लिखूंगा यहाँ पे, तो हो जाएगा K इंटू 2Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाय √2। सिमिलरली ऐसे ही मैं लिखता जाऊंगा गाइस, तो जल्दी से लिख लेते हैं। तो 3 का 1 के साथ पेयर बनेगा तो हो जाएगा K इंटू Q इंटू 3Q डिवाइडेड बाय √2a प्लस K इंटू 2Q इंटू 3Q डिवाइडेड बाय a एंड लास्टली K इंटू 2Q इंटू 3Q डिवाइड बाय a। और 4 के जो पेयर्स बनेंगे 3, हो जाएगा K इंटू 2Q इंटू Q डिवाइडेड बाय a प्लस K इंटू 2Q इंटू 2, ये 2 के साथ, 4 का 2 के साथ पेयर तो √2a एंड लास्टली K 4 का 3 के साथ पेयर। तो देख सकते हो 4 और 3 का पेयर। तो यहाँ पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइड बाय सेपरेशन। बट यहाँ पे एक चीज अमेजिंग हुई है, मैंने बोला ना कि पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज के लिखते हैं, सिस्टम के लिए लिखते हैं। तो जब मैं ये वाली टर्म लिख रहा था, ये वाली टर्म, ये टर्म थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेयर 1 और 2 का पेयर। तो ये 1 और 2 के पेयर की। और फिर मैंने जब ये वाली टर्म लिखी, ये फिर से मैंने वही सोच के लिखी कि 2 का पेयर 1 के साथ। तो बट मैंने ये 2 और 1 के सिस्टम की एनर्जी 2 बार लिख दी है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने ये करा है कि जो सेकंड वाली टर्म है, सेकंड वाली टर्म के लिए ये किसका पेयर था? 1 और 3 का पेयर था। और यहाँ पे भी मैंने ये वाली जो पेयरिंग करी है, ये 3 और 1 का पेयर था। अगेन मैंने 3 और 1 के पेयर की पोटेंशियल एनर्जी 2 बार लिख दी जब मैं हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखते आ रहा था। तो यहाँ पे हर टर्म हम रियलाइज करेंगे कि हर टर्म जो मैंने इस एक्सप्रेशन में लिखी है वो 2 बार रिपीटेड है पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट चार्ज की स्पेसिफिक नहीं होती है, सिस्टम की होती है। तो यहाँ पे गाइस हमें एक और
बार काउंट हो रही है तो इट विल बी 1/2 ऑफ दिस पेयरिंग वाले जो तरीके से होते हैं, तो इसलिए आई प्रेफर दी असेंबली वाला तरीका, उसमें फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक है। तो अगेन बट दिस विल गिव यू द सेम आंसर, यू कैन गो एंड चेक, इसको खुद से कैलकुलेट करना एंड यू विल चेक कि यू विल फाइंड कि ये वाला सेम आंसर आता है, ठीक है गाइस। नाउ मूविंग ऑन, ये पॉइंट चार्जेस से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की, और स्पेसिफिकली अभी हमारे जो रेलेवेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो है स्फेरिकल ज्योमेट्री। तो मेरे पास एक शेल है, पतला सा शेल है जिसके सिर्फ सरफेस अंदर से खाली है, जिसका रेडियस आर है, और इसको मैंने कुछ चार्ज दे दिया है कैपिटल क्यू, जो मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और फिर मुझे एक और चार्ज रखना है कैपिटल क्यू, और मुझे एक बार तो वो बाहर रखना है कि पहला केस कि ये जो क्यू है कि क्यू लाइज आउटसाइड, कि क्यू लाइज आउटसाइड द शेल। तो क्यू अगर बाहर लाई कर रहा है तो मैं कैसे निकालूं गाइस, ये हम कर चुके हैं। हम एक शेल की वजह से किसी भी पॉइंट पी पे जो आर डिस्टेंस पे लोकेटेड है, आर डिस्टेंस पे लोकेटेड है, उस पे हम पोटेंशियल निकाल चुके हैं। पोटेंशियल क्या था, एक कूलम को चार्ज, एक कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से माना। तो अगर मुझे क्यू चार्ज को लेके आना है यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी, सोचते हैं। एक चार्ज, एक यूनिट चार्ज को लेके आने में जो मेहनत करनी पड़ी वो हुई हमारे पास के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट पी। बट मैं एक यूनिट की जगह स्मॉल क्यू लेके आया हूं, तो यहाँ पे स्मॉल क्यू टाइम्स, तो अगेन के कैपिटल क्यू क्यू बाय स्मॉल आर, जैसे ही दो पॉइंट चार्जेस का था। और हमें ये भी पता है क्योंकि स्फेरिकल शेल अपने बाहर वाले सारे पॉइंट्स के लिए पॉइंट चार्ज की तरफ यूज करता है, इसलिए फॉर्मूला बनता है। बट जो सेकंड केस है उसको अगर मुझे देखना है कि Q जो दूसरा पॉइंट चार्ज है दैट लाइज इनसाइड द शेल, अंदर लाई करता है। तो अगर वो अंदर लाई करता है गाइस, मैं डायग्राम यहाँ पे यूज कर लेता हूँ जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, और इस पे फिर से मैंने Q चार्ज दिया है, यूनिफॉर्मली दिया है, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो चार्ज है स्मॉल q वो अंदर लाई कर रहा है, एंड जो चार्ज है वो अंदर लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। तो अब मैं बोल सकता हूं कि जो पोटेंशियल आ जाएगा, सॉरी, जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की, वो हो जाएगी Q टाइम्स, जो इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट को नाम देता हूं Q, तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट Q, कि एक यूनिट चार्ज को लाने में जो मेहनत करनी पड़ी होगी Q पे, उसको बस Q टाइम्स कर दो, क्योंकि मैं एक यूनिट की जगह Q यूनिट्स लेके आया हूं चार्ज के। तो यहाँ पे हमें पता है कि शेल के अंदर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर, जो शेल का रेडियस होता है, तो Q इंटू के कैपिटल क्यू बाय आर, जो हो जाएगा के कैपिटल क्यू क्यू बाय कैपिटल। तो ये मेरे पास अगर बाहर लाई करता है आर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज, तो ये हो जाएगी बाहर के लिए, और अंदर के लिए ये हो जाएगी के कैपिटल क्यू क्यू बाय कैपिटल। सिमिलरली गाइस, अगर मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए मुझे एक पॉइंट चार्ज और रखना है इसके बगल में, और फिर मुझे देखना है कि अगर ये पॉइंट चार्ज जिससे कुछ आर डिस्टेंस अवे है, और पहला केस मुझे लेना है कि क्यू लाइज आउटसाइड, और इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं, पॉइंट का नाम है पी जहां पे क्यू को रखा है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की, वो हो जाएगी ये जो भी चार्ज क्यू है टाइम्स जो पी पॉइंट पे पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल इज एक कूलम चार्ज को लाने की मेहनत, और हमें क्यू यूनिट्स लेके आना है और उसकी मेहनत निकालनी है, तो बस यूनिटरी मेथड लगा के क्यू टाइम्स कर दिया, और ये हो जाएगा मेरे पास क्यू टाइम्स, और बाहर सॉलिड स्फीयर के बाहर हमें पोटेंशियल हमने डिराइव करा था वो हो जाता है जस्ट पॉइंट चार्ज वाला, जो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है के क्यू बाय आर। और यहाँ पे अमेजिंगली शेल, पॉइंट चार्ज और सॉलिड स्फीयर बाहर के लिए सेम ही आ रहा है, और वो आ रहा है के कैपिटल क्यू क्यू बाय स्मॉल। ऑलराइट, बट व्हाट अबाउट ये स्पेशल केस है, इस पे थोड़ा ध्यान देना है। क्यू लाइज इनसाइड,
ये सॉलिड स्फीयर है अपने पास, एंड अब जो चार्ज है वो बाहर की जगह अंदर लाई कर रहा है, यहां पे कहीं पे क्यू पॉइंट पे, यहाँ पे क्यू पॉइंट पे मैंने स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। अब यहाँ पे गाइस जो चीज मैंने लास्ट लेक्चर्स में बोली थी कि ये फॉर्मूला रट लो, पोटेंशियल इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या पता है कि पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला था, वो था के कैपिटल क्यू। अगर कैपिटल क्यू चार्ज दिया है इसको, अच्छा यहाँ पे इसको कुछ और नाम देते हैं गाइस, क्योंकि कैपिटल क्यू तो चार्ज हो गया, इसको नाम देते हैं एस, और यहाँ पे हम पोटेंशियल एट एस निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एट एस एस के कैपिटल क्यू जो चार्ज है इस सॉलिड स्फीयर पे, डिवाइडेड बाय 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल है सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है कि अगर एक यूनिट चार्ज को मैं इंफिनिटी से इसके अंदर लाता हूं, r डिस्टेंस अवे, r डिस्टेंस की दूरी पे फ्रॉम द सेंटर, तो ये पोटेंशियल आएगा वहां पे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस सिस्टम, तो वो तो बस हो जाएगा एक यूनिट के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी उसको क्यू टाइम्स कर दो, तो मेरे पास आंसर आ गया है के कैपिटल क्यू, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल डिवाइड बाय 2r क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम अगर मेरा पॉइंट चार्ज इस सॉलिड स्फीयर के अंदर रहेगा। तो अगेन कुछ अमेजिंग नहीं करा है हमने, पोटेंशियल की जो हमने बातें करी थी कि हाँ यार पोटेंशियल क्या था, फिर से बिल्डअप करते हैं एक बार कि ये क्लैरिटी आ जाए कि पोटेंशियल क्या था। एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आने में जो हमने मेहनत करी है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्सेस, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, स्लोली, वो था पोटेंशियल एक यूनिट चार्ज की। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वही मेहनत अगर हम क्यू चार्ज के लिए कर रहे हैं, अगर दो चार्जेस की बात कर रहे हैं, दो चार्ज सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो बस हमने क्या करा, जो भी पोटेंशियल था उसको उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दिया कि अगर कुछ 1 यूनिट के लिए मुझे W मेहनत करनी पड़ रही है तो Q यूनिट के लिए मुझे बस ये मेहनत करनी पड़ रही है, ये वाला फंडा लगा के। सॉरी, 1 यूनिट के लिए अगर W मेहनत करनी पड़ रही है तो Q यूनिट्स के लिए W टाइम्स Q मेहनत करनी पड़ेगी। ये फंडा लगा के मैंने बस सारे आंसर्स निकाल लिए। तो गाइस these results are very very important from exam perspective, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनसे। तो अब अगेन अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें इस पे बहुत ज्यादा पक्का करना है इसको, और इस पे प्रॉब्लम्स करनी है। तो इसके रिगार्डिंग जो ट्यूटोरियल होगा प्लीज वो पक्के से देखना, उससे बहुत हेल्प होगी। सो गाइस लेट्स ऑपेयर, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग।